क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिस पर एक के बाद एक रिलीज हो रहे वीडियोस ब्रेन वॉशिंग की दुकान है। We are entering a space of risk. क्योंकि यहां पर अटैक हो रहा है भारत के आत्मनिर्भर होने पर। So I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. यहां अटैक हो रहा है देश की स्टॉक मार्केट पर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर। और ये सब किया जा रहा है 3 नाम लेकर, अडानी, माधवी बुच और नरेंद्र मोदी। कैसे ये नैरेटिव भारत के लिए विप्लव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और कैसे राहुल गांधी के इस चैनल पर जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है उससे हमें बचना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, राहुल गांधी कैसे लोगों को नकारात्मक रूप से भड़का रहे हैं वो समझने के लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। राहुल गांधी केवल भारतीय राजनीति में विपक्षी नेता नहीं है, वो एक यूट्यूबर भी हैं और उनके केवल इवेंट्स जो हैं उनके चैनल पर कवर नहीं होते हैं। वो पवन खेड़ा के साथ मिलकर अपने वीडियो स्वयं बना रहे हैं, बड़ी ही फ्लैशी एडिटिंग के साथ। So I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. बस यही चैनल जो है ना वो ब्रेन वॉशिंग की दुकान है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं जो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इन वीडियोस में राहुल गांधी मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स पर प्रश्न उठा रहे हैं। भारत आज डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहा है उसे कोस रहे हैं, लोगों को शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के विरुद्ध भड़का रहे हैं। और इसे यदि डिटेल्स में जाकर नहीं समझाना तो देश में उथल पुथल तक मच सकती है, उपद्रव तक हो सकता है। ऐसा क्या डिस्कस हो रहा है इस चैनल पर? अडानी, शेयर मार्केट, मेक इन इंडिया, भारत की डिफेंस में आत्मनिर्भरता, भारत अपने हथियार स्वयं क्यों बना रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैनल पर जो बवासीर की खेती हो रही है ना उसके एक वीडियो का एक छोटा सा अंश मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। उसमें राहुल जी कह रहे हैं कि भाई अडानी डिफेंस जैसी कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं क्योंकि वो इजराइल के हथियारों की कॉपी कर रही हैं। So here's his website, right? And we have our capabilities. So let's look at small arms. Okay. We go to small arms. Now, this thing, right, which they've called Abhay, is basically it's a Tavor. It's an Israeli rifle. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all, and then now he's become the #1 sales guy to the defense force. यार मतलब हद है राहुल जी, आपकी टीम जो है वो आपका काट रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप एक काम कीजिए, adani-defense.com पर जाइए, स्मॉल आर्म्स पर जाइए, अभय पर जाइए और उसके फीचर्स पढ़िए। साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका डिजाइन टैवोर X95 के ऊपर बेस्ड है। ये बात अडानी ग्रुप खुद लिखकर बता रहा है अपनी वेबसाइट पर, और इसे ही बताकर राहुल गांधी अपने सह कलाकार के साथ खुद को व्योमकेश बख्शी बता रहे हैं। मतलब इतना सेल्फ ऑब्सेशन किस काम का भाई। दूसरी बात यह कि जो चीज अडानी ग्रुप स्वयं अपनी वेबसाइट पर लिख रहा है उसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बता दिया गया है इनके द्वारा। तो जी उस हिसाब से चीन, जिसके अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका, रूस या इजराइल जैसे देशों से इंस्पायर्ड हैं, कॉपीड हैं, वहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा? नहीं राहुल जी, भारत 1992 से ही इजराइल से वेपन्स इंपोर्ट कर रहा है। तब तो आप ही की सरकार थी, क्यों इंपोर्ट किए वेपन्स? और तब यदि इजराइल से बने वेपन्स को इंपोर्ट करने से खतरा नहीं था तो अब भारत में बन रहे कुछ वेपन्स जिसका डिजाइन इजराइल के किसी वेपन से मिलता है वो खतरा कैसे हो गए? इस बात को थोड़ा सा मस्तिष्क को अपने सही स्थान पर रखिए और सोचिए। आज भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में ही बना रहा है और इसी कारण से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में 31 गुना बढ़ गया है। एक दो नहीं, 31 गुना, 3100%। और इसमें बड़ा योगदान है हर उस कंपनी का जो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही है, जिसमें अडानी डिफेंस भी है। परंतु रुकिए, राहुल जी ने एक झूठ बोला होता तो वीडियो को अभी बंद कर देता। राहुल जी अपने इस चैनल पर हर मिनट कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको इस ग्रह की तो बात नहीं लगेगी। जैसे कि राहुल जी के अनुसार अग्निवीर ट्रेनिंग और वॉरफेयर का पैसा सरकार जो है ना वो अडानी ग्रुप में बांट रही है। और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अडानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा
अदानी जी के जेब में जाता है। मतलब भाई जो स्कीम और फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद मैनेज करती है, आप कह रहे हैं कि उस स्कीम का पैसा अग्निवीर को ना जाकर अडानी को भेजा जा रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये लाइन ना बिना भांग खाए नहीं बोली जा सकती है। यही लाइन हरियाणा में भी बोली थी इलेक्शंस के दौरान और चुनाव हार गई। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। राहुल जी, आप डिफेंस के क्षेत्र में ये मिथ्या बातें कर रहे हैं। बोफोर्स घोटाला आपके कुनबे से निकला, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम आपके कुनबे से निकला। मतलब ये तो वही बात हो गई ना जैसे शराब पीकर सोबर होने के फायदे गिनवाना। ये लोग आगे कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार ने अडानी को या फिर सेबी चीफ को बचाने के लिए ईडी, सीबीआई और सेबी जैसी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है। न्याय नहीं मिल रहा इस देश में। ये हैरानी की बात है। आप और मैं एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो हमारे को इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, हमको चालान आ जाते हैं, हमको कई चीज़ें सामना करना पड़ता है। लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ी गई, उसके बाद भी अपनी पोस्ट पर हैं, उनको कोई बचा रहा है तो पक्का है कि कोई बड़ा ही आदमी बचा रहा होगा। अब क्या ही बोलें इस बात पर, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। ऐसा है या नहीं इसका मैं कोई प्रमाण ढूंढ नहीं पाया, तो इसे एलिगेशन ही मान लेते हैं। लेकिन राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट तो सेबी को क्लीन चिट दे चुकी है हिंडनबर्ग केस पर। बाकी सीबीआई केज्ड पैरट था, ऐसा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बोला गया था। आज ऐसा हो रहा है या नहीं, इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई स्टेटमेंट ढूंढ नहीं पाया हूं। मैं ऐसी एक स्टेटमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तब मैं बोल दूंगा। परंतु 2013 में ऐसा हो रहा था आपकी सरकार के दौरान, ये 100% है। परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। डिफेंस और मेक इन इंडिया से आगे स्टॉक मार्केट पर बोया गया धनिया देखना चाहोगे? वो देखना और आवश्यक है आपके लिए। चलिए उसे आगे देखते हैं। राहुल गांधी इज अ वेरी क्यूट पॉलिटिशियन, वेरी क्यूट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई साहब को जैसा चला दें वैसा चल जाते हैं, और उसके बाद भी ऐसे दिखाते हैं जैसे वही सब कुछ चला रहे हैं। नहीं मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में अभी तक ये ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन किसे चला रहा है, पर यह बात पक्की है कि राहुल गांधी चल पड़े हैं। अरे इलेक्शंस में नहीं। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर आजकल तगड़ी तगड़ी सीरीज आ रही हैं। अभी भाई साहब ने एक वीडियो निकाला, वो था 10 मिनट का, और उसमें पवन खेड़ा बने थे शर्लॉक होम्स। फिर इसमें कुछ साथी हैं, कुछ अननोन सोर्सेज हैं जिनके हमने कोड नेम्स भी रखे हुए हैं। उनमें से एक है जिनका कोड नेम मैवरिक है। तो पवन खेड़ा खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरा नाम पवन खेड़ा है और मैं चेयरमैन हूँ मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का। अब साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी करता हूँ, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता नहीं इस देश में पिछले 10 साल से। तो और राहुल गांधी बने हैं उनके बॉस, जो उनकी खोजी पत्रकारिता को वैलिडेशन दे रहे हैं। What mischief are you guys up to? How are you? Hello. What's going on? Sir, this is my research team. Hi guys. अब खोजी पत्रकार यानी पवन खेड़ा अपने बॉस यानी राहुल गांधी से अकेले में बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो राहुल गांधी के साथ अभी शेयर करेगा वो बहुत क्लासिफाइड है, और वो अपने लोगों के बीच में उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता। I need to have a word with you also because continuing with what you said. Thank you. Sir, unfortunately. पर कैमरे वाले को बोला जाता है तू आजा भाई, जो बात हम करने वाले हैं उसे रिकॉर्ड कर ले। नहीं मतलब एक आधे एंगल से नहीं, अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड कर ले। हमने माइक भी पहना है तो जो कुछ भी हम बोलेंगे वो ढंग से सबको सुनाई दे जाएगा। जो बात इतनी कॉन्फिडेंशियल थी कि खेड़ा जी अपने लोगों के बीच में भी नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरी दुनिया के सामने कर दिया। ये कैसी कॉन्फिडेंशियल बात थी, और उसे रिलीज भी कर दिया खुद ही अपने चैनल पे। इतना कॉन्फिडेंशियल, क्या शर्लॉक होम्स बनोगे रे तुम? और शर्लॉक होम्स ने राहुल जी को खोपचे में ले जाके क्या पूछा? We have been raising explosive issues one after the other, but nothing seems to click. Nothing gets covered the way it should get covered. I mean, a silly little BJP worker says something and there are debates on it. And we raise such important issues, no debates, no traction, just one perfunctory coverage and that's it. बेसिकली खोजी पत्रकार बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात पूछ रहा है कि सर मीडिया हमारे मुद्दे नहीं दिखाती, क्या करें? फिर खोजी पत्रकार को उसका बॉस आइडिया देता है कि मीडिया को बाईपास कर दो, सीधा जनता से जुड़ जाओ। गजब का आइडिया था। If we are trying to make something transparent, make the entire communication transparent. That's a very scary idea, but a great idea. I mean, think about it like that. Yeah. You know? I mean, it's scary. Believe me. Scary obviously because it's tricky, you don't know what Yeah. you might say, what you might not say. But I think we are entering a world where this is now limited.
right? Yeah, So we have to do it in such a way where this limitation is fixed. लेकिन ये आइडिया 10 मिनट के वीडियो में 8.5वें मिनट के आसपास आता है और राहुल गांधी तब पवन खेड़ा को बताते हैं, लेकिन पवन खेड़ा तो उससे पहले ही सब कुछ कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर रहा था। नहीं मतलब आइडिया आने से पहले आइडिया का एग्जीक्यूशन। ये कैसे हो गया भाई साहब? जन्म से पहले मुंडन पार्ट 2। अब चलो हो गया तो हो गया। अब आते हैं थोड़ा कंटेंट पर। ढेंटन भाई साहब देखो बजट कम था, म्यूजिक मुंह से ही देना पड़ रहा है। तो भाई ने अपने वीडियो में क्लेम किया कि 40 crore people of this country, which is a sizable number, get directly affected by the stock market. And if the stock market's regulator, which is SEBI, is completely compromised in the hands of 1 or 2 or 3 big corporates, then obviously their money is not safe. आसान शब्दों में बोलूं तो सेबी बिकी हुई है और केवल अडानी जैसे कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचा रही है, जिसके कारण 40 करोड़ लोगों के पैसे कभी भी डूब सकते हैं। और ये सब कुछ जो इन्होंने सेबी के बारे में बोला है ना, ये केवल आरोप है। आरोप अपने आप को शर्लॉक दिखा के, फोटो पे धागे वागे चिपका के, माहौल बना के पूरा प्रयास किया गया कि जो भी हम बोलें वो ऐसा लगे कि रिसर्च करके ही बोल रहे हैं। पर शर्लॉक जी प्रूफ कहाँ हैं? फिर हमने सोचा कि आप बोल रहे हो तो थोड़ी रिसर्च करी ही जाए। बीबीसी में आर्टिकल छपा कि सेबी के विरुद्ध एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस। मिंट में छपा कि कांग्रेस कह रही है सेबी करप्ट है। बिजनेस आउटलुक में भी एलिगेशंस ही छपे हैं। भाई साहब शर्लॉक आप हो, खोजी पत्रकारिता आप कर रहे हो, प्रूफ तो दे देते कम से कम। अब ऐसे तो सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं आपके बड़े नेता और सुकन्या देवी के बारे में। क्या उनके एलिगेशंस को सही मान लें या फिर वो बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है? और जैसे आप अपने बड़े नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हो, सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट सेबी के बारे में कुछ और कह रहा है, वो नहीं जो आप कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट सेबी की बात सुन रहा है, सेबी से ही जांच करा रहा है और उसकी जांच से प्रसन्न भी है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो भाई साहब सेबी से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। फिर भाई साहब ने आरोप लगाया कि अभी 1991-92 में जैसा स्कैम हर्षद मेहता ने किया था वैसा ही स्कैम होने वाला है। So she, as a regulator, will only safeguard the interests of these 2-3 corporates and not the overall market. Remember the Harshad Mehta scam, 1992. पर भाई साहब ने ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि हर्षद मेहता पार्ट 2 कांग्रेस को किन कारणों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलने में कूल लग रहा था, वेब सीरीज भी सक्सेस हो चुकी है तो बोल दिया। अब अडानी पर केस चला था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि अगर हम सेबी की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस को सौंप देंगे। फिर सेबी ने रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट सेबी की रिपोर्ट से खुश दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की पीठ थपथपाई और कहा कि भाई तुमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और थॉरो इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दो। कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अडानी जी पर और लगभग क्लीन चिट ही दे दी। अब बताओ किसकी बात मानूं, कोर्ट की या कांग्रेस की? फिर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच, उन पर एक स्टार्टअप से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया। स्टार्टअप फंड गिव्स मनी, बीजेपी गवर्नमेंट का स्टार्टअप फंड गिव्स मनी टू क्रेडिबल। माधवी बुच इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्रेडिबल। पैराडाइज पेपर्स में जिसका नाम आता है जाकिसा, दैट जाकिसा इज प्रमोटिंग क्रेडिबल। पॉइंट नंबर 4, माधवी जी शेयर्स गो अप बाय 226 टाइम्स। पर ये पहला एलिगेशन नहीं है जो कांग्रेस ने माधवीपुरी बुच पर लगाया है। इससे पहले भी कई एलिगेशंस लगाए गए कांग्रेस के द्वारा इन्हीं के ऊपर और उन एलिगेशंस में कांग्रेस गलत साबित हुई। तो ये कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस इस बार सही ही होगी? एलिगेशंस हैं, जांच होनी चाहिए, जांच में जो आएगा वो मान लेंगे, लेकिन कांग्रेस जांच के बाद दूसरे आरोप ले आएगी और फिर उसकी जांच होगी और ये क्रम एकदम चलता रहेगा। फिर एक और एलिगेशन लगा कि मीडिया कांग्रेस को कवर नहीं करता है। तो भाई अडानी का मुद्दा तो खूब जोरों शोरों से मीडिया में कवर हुआ था, सबने कई डिबेट्स की थी, पर कांग्रेस को सेटिस्फाई फिर भी नहीं कर पाए। भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि कांग्रेस सेटिस्फाई किस तरीके से हो पाएगी। हाँ, हो सकता है ऐसे और बहुत सारी वीडियो सीरीज निकाल के कांग्रेस सेटिस्फाई हो जाए,
और राहुल गांधी का चैनल बहुत तगड़ा चल जाए, ये भी हो सकता है। तो और क्या क्या डाला जा रहा है राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर, वो आगे देखते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो भी देखा है उसमें से कुछ भी तथ्य के रूप में दिखाया गया राहुल गांधी के द्वारा? जी नहीं, ये सब केवल बोल बच्चन है, तथ्यात्मक इसमें कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है। दिक्कत बस इस बात की है कि इसमें से बहुत कुछ बहुत ही कन्विंसिंगली कहा जा रहा है और बहुत बड़े बड़े मंचों पर कहा जा रहा है। लाखों लोग इसे देख रहे हैं और यदि ये ब्रेन वॉशिंग थोड़ी भी कामयाब हो जाती है ना, तो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी की बत्ती बन सकती है। जी हाँ, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। राहुल गांधी ने अपने इसी चैनल पर अपने सह कलाकार पवन खेड़ा के साथ मिलकर आरोप लगाया कि सेबी यानी कि जो संस्था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसकी चीफ माधवी बुच उस सिंडिकेट का अंग हैं जिसमें पीएम मोदी और अडानी भी हैं, और माधवी बुच को इसी पोजीशन पर इसीलिए बिठाया गया है कि वो अडानी को फायदा पहुंचा सके। Was she put here to give this clean chit? One, she was put here to give that clean chit. Two, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको हिला नहीं पा रही। You see, so Adani's finances are directly linked to his valuation. Right? The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. अब भाई साहब क्या ही कहा जाए इस बात पर। I mean, सोनिया जी के ऊपर 10 एलिगेशंस लगते हैं। कहा जाता है कि उनके पिता जो थे वो हिटलर के लिए काम करते थे और उनकी माँ मुसोलिनी की सपोर्टर थी। क्या उसका भी प्रूफ मांगा जाना चाहिए या नहीं, या फिर सीधा आंख बंद करके मान ले बात को? बांग्लादेश के जर्नलिस्ट राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसका कांग्रेस प्रूफ मांग रही है और जिनको यहाँ पर बोलने भर से मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है। क्या बिना प्रमाण के सब कुछ मान लिया जाए राहुल गांधी के बारे में? तो भाई साहब, बस इतनी सी ही बात है समझने के लिए। माधवी बुच मार्च 2022 से अपने पद पर हैं और ये सरकार उन्हें कार्यकाल पूरा होने पर एक्सटेंशन नहीं देने वाली है, इतनी बात पक्का है। बाकी राहुल जी के पास कुछ पर्दे के पीछे हो, कुछ वीडियोस वगैरह हों तो भाई साहब हमें भी दिखा दीजिए, या छोटा सा भी प्रमाण है तो वो दिखाएं अवश्य, हमारी कवरेज में आसानी हो जाएगी। परंतु इससे भी आगे की एक वकैती चल रही है राहुल जी के चैनल पर। राहुल जी ने कहा कि अडानी कंपनीज की वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है क्योंकि सेबी अडानी कंपनीज में हो रही इरेगुलरिटीज को इग्नोर करती है। कुल मिलाकर पूरा नैरेटिव ये है कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सेबी को खुली छूट दे दी गई है। अडानी की हर गलती को इग्नोर किया जा रहा है जिससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। परंतु राहुल जी, जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार हिंडनबर्ग प्रकरण के बाद अडानी ग्रुप के ऊपर 26 इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं सेबी के द्वारा ही, जिनमें से 25 कंप्लीट भी हो चुके हैं। इन इन्वेस्टिगेशंस में अडानी ग्रुप के विरुद्ध 100 से अधिक सम्मन जारी किए गए थे, 300 से अधिक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे जिनमें 12,000 से अधिक पेजेस हैं, सब ड्यूली कंप्लाइड हैं। आप इन 12,000 पेजेस में से एक लाइन ऐसी नहीं निकाल पाए जिससे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर शक हो जाए किसी को। सेबी ने अडानी को नोटिस भी भेजे हैं वैल्यूएशन या शेयर होल्डिंग्स के मिस कैलकुलेशन के आरोपों पर। डेमोक्रेसी ना राहुल गांधी जी आपके कहे अनुसार नहीं चलती है, आपकी कहानी अलग हो सकती है। ऐसे ही काम करती है डेमोक्रेसी जैसे चल रही है। कोर्ट में सब कुछ प्रमाणित करना पड़ता है, पर आपको दिक्कत यह है कि कोर्ट का निर्णय भी आपके विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसे में कुछ भी अनर्गल बोल दो, जुबान में हड्डी तो होती नहीं है। परंतु प्रश्न ये कि ये लोग ऐसे अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो आगे देखते हैं। तो पिछले 3 चैप्टर्स में आपको स्थिति पूरी समझ में आ गई होगी, लेकिन कदाचित ये समझ में नहीं आया होगा कि इससे राहुल गांधी या कांग्रेस इन्हें क्या लाभ होगा। तो इसे ना संक्षेप में समझते हैं। राहुल गांधी हमेशा कहते थे कि मेक इन इंडिया भारत में हो ही नहीं सकता। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज संसद तक में राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का मजाक बनाया था। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। लेकिन आज कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मेक इन इंडिया को फेल्योर बोल दे, और उसमें भी डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर तो एक रोरिंग सक्सेस रहा है और मेक इन इंडिया से ना भारत की इकोनॉमी को भी बल मिला है। और आईएमएफ कोविड काल तक में भारत को केवल भारत को एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखता है, जिसका कारण मेक इन इंडिया है। और यदि मेक इन इंडिया डिस्टर्ब हुई तो भाई भारत की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी। फिर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई और राहुल गांधी ने रिपोर्ट आते के साथ ही कह दिया कि भाई भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ। और ऐसा राहुल गांधी तब बोल रहे थे जब पिछले 5 महीनों में भाई ने
स्टॉक मार्केट, केवल स्टॉक मार्केट से 46 लाख से ऊपर रुपए कमाए थे। अब राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए भी बोला ताकि लोग डर जाएं, पैसा लगाने से पहले सोचें, जिससे मार्केट क्रैश हो और इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाए। या फिर अभी की जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, अपने चैनल पे जो वीडियोस डाली जा रही हैं, वो भी इसलिए करी जा रही हैं ताकि लोग स्टॉक मार्केट से डरें और इन्वेस्ट ना करें। और वीडियोस की टाइमिंग भी ना बिल्कुल गजब है, जब मार्केट ऑलरेडी करेक्शन के मोड में है। मार्केट थोड़ी थोड़ी गिर रही थी और करेक्ट हो रही थी, और भाई के वीडियोस भी तभी आ जाते हैं ताकि मार्केट और गिरे। लेकिन भाई की वीडियो के आते ही मार्केट फिर से थोड़ी थोड़ी उठने लग गई। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स राहुल गांधी दे रहे हैं वो सभी भारत की इकोनॉमी को डिसरप्ट करने की ओर इशारा करते हैं। और यदि भारत की इकोनॉमी बिगड़ती है तो अफरा तफरी मच सकती है, जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश में मची, और उससे ना सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, वैसे ही भारत में भी हो सकता है और शायद हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी इन सभी वीडियोस को लेकर आ रहे हों। इस पर ना एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उस वीडियो को आराम से देखना। और साथ साथ आप इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करें हमारे कार्यों को पेट्रियन और UPI के माध्यम से। साथ ही स्क्रीन पर जो वीडियो आपको इस समय दिख रहा है ना, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।